Hello students, so we are doing chapter wave optics. Until now we have studied about interference of light, where the alternative bright and dark bands are produced, and we define the fringe width and some condition for the sources to be coherent or the condition for interference. Today we will study next topic, that is diffraction of light, another phenomena related to wave nature of light, that is diffraction of light. And in this we have to study diffraction at single slit. एक ही इसमें डेरिवेशन करनी है डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट की, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइए देखते हैं डिफ्रैक्शन होता क्या है। सो फर्स्ट वी विल स्टडी व्हाट इज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन बेसिकली क्या है? डिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स of obstacle or aperture and its consequent spreading of into the region of geometrical shadow। क्या है ये? तो सिंपल डेफिनेशन होगी। डिफ्रैक्शन है क्या? अगर कोई भी लाइट जा रही है, कोई भी वेव जा रही है, लाइट भी हो सकती है, वो साउंड भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी वेव जा रही है, उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, तो ऑब्स्टेकल मतलब उसके रास्ते में सपोज ये है फिंगर है, यहाँ से वेव जा रही है, तो उसके रास्ते में ऑब्स्टेकल आ गया, रुकावट आ गई, ठीक है। या फिर एपर्चर आ जाए, मतलब इसके बीच में ये छोटा सा कोई होल आ जाए, यहाँ से लाइट आ रही है, इसके बीच में छोटा सा होल आ जाए, तो लाइट कॉर्नर्स के अराउंड उसके कॉर्नर से क्या हो जाती है? डिफ्रैक्ट हो जाती है, मतलब कॉर्नर से बेंड हो जाती है, ठीक है ना। लाइट कॉर्नर से बेंड हो जाती है। कहां पर? जहां पर उसकी शैडोज जा सकती हैं, लाइट है सपोज, उसकी शैडो जाती है, उसकी शैडो के ज्योमेट्रिकल शैडो के रीजन में भी स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ये सिंपल डेफिनेशन है। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको और क्लियर होगा डिफ्रैक्शन क्या है। तो डिफ्रैक्शन को समझने के लिए सपोज मेरे पास एक सोर्स है, ठीक है, और एक स्लिट है। अब तो समझते हो आप स्लिट, एक यहाँ नैरो होल है, ठीक है ना, ये स्लिट है। तो यहाँ से सोर्स है, यहाँ से कोई वेव आ रही है, लाइट वेव आ रही है, ठीक, और यहाँ स्क्रीन है। तो स्क्रीन पे हमने देखना है कि लाइट वेव कैसी दिखेगी, ठीक। अब एक्चुअल में देखो, जब ये लाइट वेव आएगी यहाँ से, तो ये एक यहाँ पर रुकावट है, एक ये यहाँ रुकावट, और बीच में खाली पोर्शन है, स्लिट बोलते हैं इसको। ये ब्लू कलर में जो लाइट है सपोज, तो बीच वाले पोर्शन से लाइट ये क्या होगी? यहाँ चले जाएगी, और ऐसे तो स्क्रीन पे यहाँ लाइट दिखेगी। और इसके पीछे ये जो ऑब्स्टेकल है रेड कलर में यहाँ और यहाँ, इसके पीछे ये क्या है? शैडो आएगी, ब्लैक रीजन आएगा, यहाँ तो लाइट नहीं जाएगी, ठीक है। नॉर्मली ऐसे ही होता है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो स्लिट के कॉर्नर्स हैं, ये जहाँ मेरा पॉइंटर है, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये जो स्लिट के कॉर्नर्स हैं, यहां से लाइट क्या होती है? बेंड हो जाती है, यहां से लाइट बेंड हो जाती है। तो एक्चुअली लाइट जो पहले ऐसे जानी थी, अब वो लाइट कहाँ जाएगी? ये यहाँ एक्स तक, मतलब शेडो के अंदर, जो इसकी ज्योमेट्रिकल शेडो है ये ब्लैक कलर में, इसके अंदर थोड़ी सी कॉर्नर्स में स्प्रेड होगी, यहाँ भी कॉर्नर से इस शेडो के अंदर चलेगी लाइट, ठीक है। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक। ये तो है एक स्लिट की बात। अब सपोज ऐसे एक सोर्स है और एक ऑब्स्टेकल है, सिंपल जो मैं बता रहा था, सपोज ये ऑब्स्टेकल है, ठीक है। अब देखो, जब लाइट जाएगी तो इसके पीछे सारा शेडो होना चाहिए, ठीक है, और इसके इधर और इधर लाइट होनी चाहिए, ऐसे ऐसे ही होगा। इसके पीछे क्या है? सारा शेडो है, और यहाँ बाकी जगह क्या है? इसके इस, अब ये तो ऑब्स्टेकल तो इतना है ना, तो इसके पीछे शेडो होगा, इसके इधर और इधर क्या होगी? लाइट होगी स्क्रीन पे, क्लियर। बट एक्चुअल में क्या होता है? ये ऑब्स्टेकल के जो कॉर्नर्स है ना, ये कॉर्नर्स, यहां से लाइट बेंड होती है, यहां से लाइट बेंड होती है, और बेंड होके कहां चली जाती है? इस शेडो के अंदर चली जाती है। ये देखो, ये ऐसे थी, ये लाइट में, लाइट कॉर्नर से बेंड हुई, ठीक है ना, बेंड हुई और ज्योमेट्रिकल शेडो के बीच में चली गई। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। और जो एक्स वाई, ये जो एक्स और वाई है, एक्स वाई, ये क्या है? रीजन ऑफ डिफ्रैक्शन। यहाँ डिफ्रैक्शन हुई, तो डिफ्रैक्शन से क्या समझना? समझा हमने, डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ स्मॉल ऑब्स्टेकल और एपर्चर। एपर्चर मींस स्लिट, ये जो स्लिट है, या तो होल हो या कोई ऐसे बीच में ऑब्स्टेकल हो, तो इसमें कॉर्नर्स के अराउंड लाइट की बेंडिंग के फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? ये लाइट स्प्रेड हो जाती है उसके ज्योमेट्रिकल शेडो में, ज्योमेट्रिकल शेडो के अंदर लाइट चली जाती है। सो दिस इज डिफ्रैक्शन, क्लियर। नाउ डिफ्रैक्शन हमेशा होगा, ठीक है, डिफ्रैक्शन की कोई कंडीशन भी होगी ना, ये ऑब्स्टेकल
है, ये इसका साइज कितना होना चाहिए, या स्लिट है कितना साइज होना चाहिए। हमेशा तो डिफ्रैक्शन नहीं होता, ठीक है ना, हमेशा तो डिफ्रैक्शन नहीं होता। अगर हम एक मतलब एक डोर है, एक रूम का डोर है, डोर के एक साइड पे लाइट डालें तो दूसरी साइड पे क्या आएगा, अगर बाकी जगह से ओपन है, मतलब एक बहुत बड़ा सा प्लेन है, ठीक है, इसके यहाँ पर लाइट डालें हम तो इसके दूसरी तरफ क्या होगा, यहाँ पर शेडो आएगी और बाकी जगह लाइट आएगी, क्लियर। पर उसके ज्योमेट्रिकल शेडो में तो लाइट नहीं जाएगी, मतलब कॉर्नर से बेंड नहीं होगी, दैट मीन्स डिफ्रैक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि शायद इसका साइज में कुछ प्रॉब्लम है, साइज बड़ा या छोटा है, तो क्या नेसेसरी कंडीशन है डिफ्रैक्शन की वो देखते हैं, ठीक है। उसको करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं। सिंपली एक्सपेरिमेंट जनरली लोग लेते हैं कि ये देखो, ये जो ब्लेड्स होते हैं, रेजर ब्लेड होते हैं, सपोज ऐसे 2 ब्लेड ले लिए मैंने, ठीक है, सपोज एक ही ब्लेड है पहले, तो ये यहां से जो लाइट आएगी, ये रेड पोर्शन है, ये कॉर्नर से बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं स्क्रीन पे देखूंगा तो ऐसा कुछ पैटर्न दिखता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं। इसमें भी अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड्स बनते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ऐसे ही मैंने 2 ब्लेड्स ले लिए, आपके बुक्स में भी एक्सपेरिमेंट होगा, ये मैंने 2 सपोज यहाँ ब्लेड ले लिए, जहां स्लिट लिखा है कि ये ब्लेड है और एक यहाँ ब्लेड है, दोनों के बीच में बहुत छोटा सा, बहुत फाइन स्लिट बना दिया, मतलब फाइन गैप है दोनों ब्लेड्स के बीच में, मतलब यहाँ पर ऐसे और इसके साथ एक और ब्लेड है, दोनों के बीच में ये एक फाइन गैप बना दिया, ठीक है। जब एक साइड से मैं लाइट फॉल कराऊंगा तो दूसरी साइड पे मैं स्क्रीन पे देखूंगा तो कुछ ऐसा पैटर्न बनता है, ठीक है। ऐसे ही वायर, एक पतली सी वायर है तो उससे भी कुछ पैटर्न बनता है। ये सर्कुलर होल है, एक छोटा सा एपर्चर है, उससे पैटर्न बनता है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। अब ये पैटर्न क्यों बनता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट ये पैटर्न कब बनेगा और कब मेरे को सीधी लाइट दिखेगी जितनी दिखनी है, मतलब डिफ्रैक्शन कब होगा या कब नहीं होगा वो जरूरी है। सो व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन जब ही होता है जब जो एपर्चर या ऑब्स्टेकल का साइज है, मतलब ये जो ये स्लिट है, ये जो छोटी सी स्लिट है यहाँ, या ये ऑब्स्टेकल है, वायर है, इसका जो साइज है ये कंपेरेबल हो वेवलेंथ ऑफ लाइट के, ये कंपेरेबल हो वेवलेंथ ऑफ लाइट के, जो भी हम लाइट यूज कर रहे हैं, अगर उसका साइज जो है वेवलेंथ के कंपेरेबल होगा उस लाइट के तो डिफ्रैक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तभी तो बड़े बड़े ऐसे थोड़ी है, बहुत बड़ा दरवाजा है उसके पीछे मैं लाइट फॉल कराऊं तो आगे उसके कॉर्नर से बेंड होगी, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। तो साइज क्या होना चाहिए, वेवलेंथ के कंपैरिजन में होना चाहिए। अब जनरली ऐसा बोला जाता है कि जो लाइट है अपना, उसमें लाइट में क्या होता है, लाइट में जनरली डिफ्रैक्शन शो नहीं होता, साउंड में डिफ्रैक्शन शो होता है। क्यों, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ है दैट इज 10⁻⁻⁶ एंड इट इज मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट अराउंड अस, सो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, बट साउंड वेव्स हैव कंपैरेटिवली लार्जर डिफ्रैक्शन। जो साउंड वेव्स होती है उसकी कंपैरेटिवली लार्जर वेवलेंथ होती है, सो दे गेट इजिली डिफ्रैक्टेड अराउंड अस, क्लियर। So this is very important. What is the necessary condition for diffraction? The necessary condition for diffraction effect to be observed is that the size of aperture or obstacle is of the order of wavelength of wave. जो size of aperture है वो same order का होना चाहिए wavelength of wave. Clear? जैसे देखो यहाँ पर अगर ये जो width है, suppose slit का width अगर ये ज्यादा है, slit का width ज्यादा और यहाँ से light fall हो रही है, तो हमारे को स्क्रीन पे क्या दिखेगा, ऐसे कैसे यहाँ दिख जाएगा, ये स्लिट है, मतलब यहाँ खाली जगह, बाकी जगह सब बंद है, ठीक है। तो ये पतली सी स्लिट से यहाँ बिल्कुल वही पैटर्न यहाँ दिख जाएगा लाइट पे, ठीक। बट अगर स्लिट की विड्थ जो है, सपोज ये स्लिट की विड्थ है यहाँ कंपेरेबल है वेवलेंथ ऑफ लाइट के, तो एक्चुअल में हमारे को क्या दिखते हैं, ये ऑल्टरनेटिवली ब्राइट और डार्क बैंड्स दिखते हैं। ये डिफ्रैक्शन पैटर्न भी बोलते हैं। देखो जो यहाँ भी दिख रहा है हमारे को डिफ्रैक्शन पैटर्न, तो यहाँ भी हमारे को ऑल्टरनेटिवली ब्राइट और डार्क बैंड्स दिखते हैं, ठीक है। Because here the slit width is comparable to or the smaller than the wavelength of light. Smaller या comparable होनी चाहिए wavelength of light के, larger नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर obstacle का size larger है या slit की width ज्यादा है तो diffraction नहीं होगा, clear? So in this slide we covered the necessary condition for diffraction. Now we have to study diffraction at a single slit. एक slit है, ठीक है, एक सिंगल स्लिट है। जैसे हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 2 स्लिट पढ़ी थी, ऐसे एक सिंगल स्लिट है, उसके बीच में से कोई लाइट वेव जा रही है, वेव फ्रंट की बात करेंगे, वेव फ्रंट जा रहा है, तो डिफ्रैक्शन हम अगर हम स्क्रीन पे देखेंगे तो अल्टरनेटिवली ब्राइट और डार्क बैंड्स बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, कितना पाथ डिफरेंस होता है, वही सेम जैसा इंटरफेरेंस में थी वही देखेंगे, ठीक है।
तो अब डिफ्रैक्शन जब होता है तो क्या हो रहा है, बेसिकली स्लिट के कॉर्नर से बेंडिंग, लाइट बेंड हो रही है, स्लिट के कॉर्नर से लाइट बेंड हो रही है। तो जब वो बेंड होगी लाइट तो अलग अलग एंगल्स पे बेंड हो सकती है, ठीक है ना, कॉर्नर से किसी भी एंगल पे बेंड हो सकती है। कॉर्नर से बेंड होगी अगर लाइट तो किसी एंगल पे बेंड होगी, वैसे तो स्ट्रेट जानी थी लाइट, बट ये कॉर्नर से बेंड होगी तो ये एंगल है ना, इस एंगल पे बेंड हो सकती है, ये इतना भी हो सकती है बेंडिंग, इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, डिफरेंट एंगल्स पे बेंडिंग हो सकती है। तो हम डिफरेंट एंगल्स पे डिफ्रैक्शन की बात करते हैं, डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। सो फर्स्ट इज जब एंगल हमारा जीरो हो, मतलब सपोज लाइट स्ट्रेट चली जाए, तो क्या है, सेम मेरे पास ये यहाँ स्लिट है, मैं यहाँ पर बड़ी बना रहा हूँ बट एक्चुअल में बहुत छोटी स्लिट होती है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ये मेरे पास यहाँ स्क्रीन है, क्लियर। यहां से प्लेन वेव फ्रंट लाइट आई। अब आपकी बुक्स में देखना, ये प्लेन वेव फ्रंट की जो लाइट है ये प्लेन वेव फ्रंट है और यहाँ लाइट रेज आ रही है, ठीक है। ये प्लेन वेव फ्रंट कैसे मिलेगा हमारे को, अगर मैं यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस लगा दूं तो एक सोर्स है, सपोज ये जो रेड डॉट है, ये मैंने कर्सर है मेरा, ये एक सोर्स है, यहाँ से ये ऐसे लाइट्स निकलेंगी अलग अलग डायरेक्शन में। या कॉन्वेक्स लेंस होगा वो क्या करेगा, अगर फोकस पे रखेंगे सोर्स तो पैरेलल बीम ऑफ रेज देगा, यही पढ़ा है ना हमने, पैरेलल बीम ऑफ रेज देगा। तो सपोज यहाँ प्लेन वेव फ्रंट की पैरेलल रेज है जो स्लिट पे आ रही है, ठीक है। अब ये जो हर पॉइंट है ग्रीन कलर में, ये क्या है, एक तरह से वेव फ्रंट वेवलेट है, ठीक है ना, वेवलेट है ना, जो हमने पढ़ा था प्लेन वेव फ्रंट के वेवलेट है, मतलब यहाँ हर पॉइंट एक सेकेंडरी वेवलेंथ का काम कर रहा है, इससे आगे जो भी रेज जाएंगी, यही तो पढ़ा हमने वेव ऑप्टिक्स में, क्लियर। तो सपोज ये सारे वेव फ्रंट जो हैं, ये लाइट, ये जितने भी वेवलेट्स हैं ये सारे सेम फेज में हैं, ठीक है। जो ये 12 लाइंस बनाई मैंने, ये जो 12 वेवलेट्स हैं ये सारे सेम फेज में हैं। जनरली हम क्या करते हैं, इसमें कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। एक्चुअली डिफ्रैक्शन भी दो तरह का होता है, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। हमें यहाँ फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ना, आपको नहीं जानना क्या होता है फ्रेनेल और फ्राउनहोफर। फ्राउनहोफर में क्या होता है, हमारी स्क्रीन ये दूर रखी होती है, स्क्रीन दूर रखी होती है, इसलिए हम यहाँ एक कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस पे जब ये लाइट रेज फॉल करी, तो ये लाइट रेज फॉल करने के बाद अगर ये सारे वेवलेट्स, ये वेव फ्रंट के सारे वेवलेट्स, इनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो है, या हम कहेंगे पाथ डिफरेंस जीरो है, तो ये सारे वेवलेट्स कन्वर्ज करेंगे एक पॉइंट पे, कहां पर, सेंटर पे, और यहां पर हमारे को क्या बनेगा, एक ब्राइट लाइट मिलेगी, ठीक है ना। उसको फ्रिंज भी बोल सकते हैं, ब्राइट बैंड भी बोल सकते हैं, ठीक। और ये इसके बीच में डी डिस्टेंस है सेम, यहाँ पर ये स्लिट का जो स्लिट की विड्थ है ये कैपिटल डी है, इंटरफेरेंस में जैसे था, ठीक है। इंटरफेरेंस में 2 स्लिट थी, यहाँ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इसमें 1 स्लिट है, क्लियर। So the wavelets from single wavefront reach the center O on the screen in same phase and hence interference constructively to give primary maxima। तो जितने भी सारे वेवलेट्स हैं, ये 12 वेवलेट्स, ये 12 पॉइंट्स हैं, ये सारे सेम फेज में हैं। सेम फेज में है तो ये क्या करेंगे, एक तरह से क्या है, ये वेव फ्रंट आगे इमेजिन करो, इसके आगे वेव फ्रंट होगा, जैसे हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बनाया था। तो सारे के सारे वेवलेट सेम फेज में है, सेम फेज में है तो क्या होगा, वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। उन सेम फेज की वजह से, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से मेरे पास यहाँ सेंटर में क्या बना, ब्राइट बैंड बना। तो डिफ्रैक्शन में भी हमने पढ़ना इंटरफेरेंस ही है। डिफ्रैक्शन जो है, डिफ्रैक्शन में भी क्या पढ़ा, जब एंगल जीरो है तो ये सारे वेव्स हैं ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे। क्यों करेंगे, मैंने यहाँ लिखा है, क्योंकि उसमें पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस क्या है, जीरो है, सारे सेम फेज में है जब एंगल क्या है, 0 डिग्री, क्लियर। अब आपकी बुक में तो एक ही डायग्राम है, मैं इसको सेकंड डायग्राम से समझाता हूं, ठीक। सपोज यहां पर जो है नेक्स्ट, यहां पर हमने कुछ θ1 एंगल पे बेंड हो रही है लाइट, ठीक है, θ1 एंगल पे बेंड हो रही है लाइट, तो क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। जब लाइट θ1 एंगल पे बेंड हुई कॉर्नर से, ठीक है, θ1 एंगल पे बेंड होगी कॉर्नर से, तो क्या होगा, हर वेवलेट है वो क्या होगा, बेंड होगा θ1 एंगल से, क्लियर। यहां से जो लाइट निकली, और जितनी देर में जब यहां से जहां से लाइट निकलेगी उतनी देर में ये वाली लाइट यहां पहुंच गई होगी, ठीक है, क्लियर, जैसे हमने इंटरफेरेंस में पढ़ा था। तो इन दोनों के बीच में, या मतलब सबके बीच में कह सकते हैं, कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होगा। ये पाथ डिफरेंस होगा ना, यहां से यहां, कि यहां अगर परपेंडिकुलर डालेंगे हम तो इतना जो रह गया ये क्या हो गया, पाथ डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब ये पाथ डिफरेंस सपोज लैम्डा का है, हम पहले डार्क फ्रिंज की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम पहले किसकी बात कर रहे हैं,
डार्क फ्रिंज की बात कर रहे हैं। सपोज ये जो पाथ डिफरेंस है मेरे पास, ये पाथ डिफरेंस किसका है, लैम्डा का है। ये पाथ डिफरेंस लैम्डा का है, तो सपोज इसकी थ्योरी ऐसे पढ़ते हैं हम कि सपोज इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इस 12 वेवलेट्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 0 से 6 में और 6 से 12 में। तो लैम्डा को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पर क्या यहाँ क्या पाथ डिफरेंस होगा, लैम्डा बाय 2, तभी तो यहाँ लैम्डा होगा ना, 0 पाथ डिफरेंस है यहाँ, ये 0 से स्टार्ट हुई, फिर ये इसका क्या होगा, लैम्डा बाय 2, इसका लैम्डा, तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2। दैट मीन्स एक वेव सपोज यहां से चली 0 से और एक 6 से चली, एक 6 से चली, और वो दोनों P1 पॉइंट पे आके मिली, P1 पॉइंट पे आके मिली, तो उनको दोनों के बीच में कितना पाथ डिफरेंस है, लैम्डा बाय 2 का, लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस है। और जब इंटरफेरेंस में हमने पढ़ा था लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस हो तो क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, डार्क बैंड बनता है। तो 0 और 6 से जो लाइट गई वो डार्क बैंड बनाएगी। सेम सपोज 1 और 7, अगर मैं फर्स्ट वाला ये वेवलेट लू 1 और ये 7 लू, इनके बीच में कितना पाथ डिफरेंस होगा, लैम्डा बाय 2 का। क्यों, क्योंकि फर्स्ट 6 में लैम्डा बाय 2 का है, सेकंड 6 में लैम्डा बाय 2 का है, 6 से 12 में। तो यहां से सेकंड नंबर पे 1 है, यहां से सेकंड नंबर पे 7 है, तो 1 और 7 में भी कितना होगा, लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस होगा। तो ये भी क्या बनाएगा, डार्क बैंड बनाएगा। ऐसे 2 और 8 में लैम्डा बाय 2 का, 3 और 10 में, 3 और 9 में लैम्डा बाय 2 का, 4 और 10 में लैम्डा बाय 2 का, 5 और 11 में लैम्डा बाय 2 का, और 6 और 12 में भी कितना है, ये लैम्डा बाय 2, ये लैम्डा, तो लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस है। लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस है, मतलब फाई का फेज डिफरेंस है, पाई का फेज डिफरेंस है, पाई का फेज डिफरेंस है ना, लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस है। और जब लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस होता है या पाई का फेज डिफरेंस होता है, तो हमने क्या पढ़ा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। दैट मीन्स जब ओवरऑल लैम्डा का पाथ डिफरेंस है तो इनके बीच में क्या है, लैम्डा बाय 2 का सब में पाथ डिफरेंस है, तो यहाँ क्या बनेगा हमारे पास, डार्क फ्रिंज या फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है ना, फर्स्ट सेकेंडरी मिक्स, सेंट्रल तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और यहाँ क्या बनेगा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, मिनिमम बनेगा और डार्क फ्रिंज बनेगी। क्लियर, यही जो मैंने आपको बताया यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा बना और इन वेवलेट्स के बीच में लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस है। क्लियर, अब यही अगर हमने ब्राइट, ये लैम्डा है पाथ डिफरेंस, सपोज टोटल में, सपोज लैम्डा की जगह 2 लैम्डा होता, लैम्डा की जगह 2 लैम्डा होता, तो क्या करते हैं हम, पूरे इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते, लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2। वो चारे भी क्या करते, वो चारों क्या करते, इस चारों में जो भी लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस है वो भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते, डार्क फ्रिंज बनाते। ठीक है, सेकंड डार्क फ्रिंज, यहाँ पर कुछ P2 बनता, सेकंड डार्क फ्रिंज बनती। ऐसे ही 3 लैम्डा का होता तो थर्ड डार्क फ्रिंज बनती। ठीक है, मतलब n लैम्डा का पाथ डिफरेंस है अगर डिफ्रैक्शन में n लैम्डा का पाथ डिफरेंस है, डिफ्रैक्शन वाली डेरिवेशन में, याद करने का तरीका बता रहा हूं, तो डार्क फ्रिंज बनेगी। क्लियर, बट इंटरफेरेंस में क्या था, n लैम्डा में ब्राइट फ्रिंज बन रही थी, क्योंकि यहाँ लैम्डा से लैम्डा बाय 2 और लैम्डा बाय 2 इंटरफेरेंस में डार्क फ्रिंज बनती है। क्लियर, अगर ऐसे ही ब्राइट फ्रिंज बनानी है तो मैंने बोला सपोज वो ऐसे बेंड हुए, ऐसे यहाँ कॉर्नर से बेंड हुए इस थीटा से कि जो उनका पाथ डिफरेंस है वो 3 लैम्डा बाय 2 है, या 5 लैम्डा बाय 2 है, या 7 लैम्डा बाय 2 है, 2n+1 लैम्डा बाय 2 है। क्लियर, 3 लैम्डा बाय 2 है, तो मैं इसको कितने में डिवाइड कर सकता हूँ, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लैम्डा बाय 2 मतलब 12 है तो 0 से 4 तक लैम्डा बाय 2, फिर 4 से 8 तक लैम्डा बाय 2, तो यहाँ लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, यहाँ लैम्डा, और 8 से 12 तक फिर लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2 कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा बाय 2। ठीक है, तो इसको पूरी स्लिट को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखो जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है, इनके बीच में जो वेवलेट्स में इंटरफेरेंस होगा वो कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2, और बच गया ये तीसरा पार्ट 8 से 12 तक लैम्डा बाय 2 का, मतलब कोई भी दो में पाथ डिफरेंस निकालोगे तो लैम्डा बाय 2 का आ गया वो, और थर्ड पार्ट बच गया, अगर ये 3 पार्ट में डिवाइड है 3 लैम्डा बाय 2 वाला, वो थर्ड पार्ट की वजह से जो यहाँ इंटरफेरेंस होगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा और वो ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ठीक है ना, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा और ब्राइट फ्रिंज बनेगी। क्लियर, तो डार्क फ्रिंज कब बनी थी, जब लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा का पाथ डिफरेंस हो, जब 3 लैम्डा बाय 2 5 लैम्डा बाय 2 7 लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस है, तो क्या बनेगा हमारे पास, तो हमारे पास बनेगा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, फिर ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, फिर P1 डैश, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, अब जनरली इंटरफेरेंस में क्या होता था, ये सारे
फ्रिंज विड्थ क्या होती रही, इक्वल विड्थ की होती रही, बट डिफ्रेक्शन में ऐसा नहीं होता। सेंट्रल मैक्सिमा सबसे मैक्सिमम विड्थ होती है, उसके बाद धीरे धीरे विड्थ डिक्रीज करती रहती है, इंटेंसिटी कम होती रहती है। क्यों? क्योंकि देखो इस वाले ब्राइट डार्क की तो जीरो ही है इंटेंसिटी, ब्राइट वाले बैंड्स में ये जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बना, इसमें ये जब सेंटर बना था तो पूरे 12 के 12 वेवलेट्स की वजह से सेंट्रल मैक्सिमा बना था। इसमें क्या है, ये 0 से 8 तक, 0 से 8 तक मतलब 2 हाफ की वजह से तो डार्क बनेगा, ये बस 4 वेवलेट्स की वजह से ब्राइट बैंड बन रहा है। जब 4 वेवलेट्स की वजह से ब्राइट बैंड बनेगा तो ब्राइटनेस कम होगी ना, कम होगी तो फ्रिंज विड्थ कम होगी, इंटेंसिटी कम होगी उसकी। क्लियर? तो ऐसे 3 लैम्डा बाई 2 की जगह 5 लैम्डा बाई 2 होगा तो क्या बनेगा, P1 डैश की जगह यहां कहीं P2 डैश बनेगी, सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा है, देखो प्राइमरी इसमें कुछ नहीं, यहाँ तो सेंट्रल फ्रिंज है, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा है। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बना जब 3 लैम्डा बाई 2 है, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा कब बनेगा, जब 5 लैम्डा बाई 2। क्लियर? तो आपकी बुक में जनरली एक ही डायग्राम बनाया होता है, ठीक है, मैंने आपको अलग अलग डायग्राम से बता दिया, सेकेंडरी, मिनिमा और मैक्सिमा। तो इसकी क्या पोजीशन होगी, बहुत इजी है, ये जो पाथ डिफरेंस है, सपोज ये d है, ये डिस्टेंस d था स्लिट विड्थ का, ठीक है, तो ये कितना होगा, अगर यहाँ पर ये थीटा एंगल से, यहाँ ये थीटा एंगल से कॉर्नर से बेंड हुआ, तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, ये कितना होगा, bn, d साइन थीटा, ये भी तो थीटा होगा ना, तो ये कितना होगा, bn, d साइन थीटा। क्लियर? इंटरफेरेंस में भी पढ़ा हमने, यही लिखा है मैंने, पाथ डिफरेंस bn होगा और bn की वैल्यू कितनी होगी, d साइन थीटा। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेकेंडरी मिनिमा की। सेकेंडरी मिनिमा कब होगा, जब सक्सेसिव पाथ डिफरेंस कितना होगा, सक्सेसिव वेवलेट्स में लैम्डा बाई 2 का, मतलब जब स्लिट किस में डिवाइड होगी, 2 पार्ट्स में। अगर टोटल पाथ डिफरेंस लैम्डा का है तो स्लिट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 लैम्डा का 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 लैम्डा है तो 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मतलब जो उनके बीच में कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेट्स हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2 का। ठीक है ना? सो अगर वो थीटा 1 पे बेंड हो रही है तो पाथ डिफरेंस d साइन थीटा 1 दैट इज इक्वल टू लैम्डा पाथ डिफरेंस। अगर किसी, मैंने बताया था ना, डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स पे बेंड हो सकती है, थीटा 1 पे बेंड हो रही है, सपोज लैम्डा का पाथ डिफरेंस आया, थीटा 2 पे बेंड हो रही है तो पाथ डिफरेंस बढ़ जाएगा 2 लैम्डा का, थीटा 3 पे बेंडिंग हो रही है, डिफरेंट वेव्स डिफरेंट एंगल पे बेंड कर सकती है, तो nth एंगल कितना होगा, d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है? अब एंगल स्मॉल थीटा एंगल, मतलब स्मॉल एंगल पे बेंडिंग होती है, थीटा एंड स्मॉल है तो साइन थीटा इज वेरी नियरली इक्वल टू थीटा, सो d थीटा इक्वल टू n लैम्डा। तो यहां से मैं थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, थीटा की वैल्यू कितनी आई, n लैम्डा बाय d। मतलब इन एंगल्स पे ये जब थीटा की वैल्यू n लैम्डा बाय d है, मतलब लैम्डा बाय d, 2 लैम्डा बाय d, 3 लैम्डा बाय d, इन एंगल्स पे हमारे पास क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। क्लियर? इन एंगल पे क्या बनेगा, डिफ्रैक्शन मिनिमा बनेगा। ऐसे ही सेम मैक्सिमा कब बनेगा, जब 3 लैम्डा बाई 2 है, 5 लैम्डा बाई 2 है, 7 लैम्डा बाई 2 है, मतलब 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 है, और पाथ डिफरेंस को 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 d साइन थीटा के इक्वल रखेंगे, और साइन थीटा स्मॉल है तो थीटा की वैल्यू ये आ गई। मतलब जब थीटा की वैल्यू ये होगी, बेंड होने के बाद, डिफ्रैक्शन होने के बाद, जब थीटा की वैल्यू ये होगी तो क्या बनेगा, सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा या ब्राइट फ्रिंज बनेगी, बट वो सेम इंटेंसिटी की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो 12 के 12 वेवलेट्स है, जितने भी वेवलेट्स हैं सारे वेवलेट्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, खाली थर्ड पार्ट पार्टिसिपेट करेगा अगर 3 लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस है। अगर 5 लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस है तो कितने में डिवाइड करूंगा, 5 पार्ट में डिवाइड करूंगा, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, तो 4 पार्ट्स लैम्डा बाई 2 वाले तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। जो 5th पार्ट रह गया वो क्या करेगा, उसकी वजह से हमारे पास सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा। ठीक है ना? सेकेंड ब्राइट फ्रिंज बनेगी जिसकी इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि बहुत छोटे से पार्ट से ब्राइट फ्रिंज बन रही है हमारे पास। क्लियर? सो ये क्या है, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। तो अब इसका इंटेंसिटी कर्व देखें, हमने इंटरफेरेंस में देखा था इंटेंसिटी कर्व हमारे पास एक जैसा आया था। यहाँ क्या है, सेंटर की मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है और थोड़ी थोड़ी दूर जाके, सेंटर से दोनों तरफ दूर जाके क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिफ्रैक्शन इफेक्ट खत्म हो जाएगा। क्लियर? क्यों ये इंटेंसिटी कम है, मैंने वही बताया आपको क्यों कम है, कि छोटा सा पार्ट ही जो है वही कंट्रीब्यूट करता है सेकेंडरी मैक्सिमा में। ठीक है ना?
मैंने यहाँ लिखा भी हुआ वाई इंटेंसिटी इज लेस, जनरली इंटेंसिटी जो होती है इस रेशो में होती है 1:1/21, 1/61, 1/121, धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, जीरो को अप्रोच करती जाएगी, लेस देन 1 होती जाएगी मतलब। और उसका रीजन क्या है, रीजन यही है, सो दिस इज ड्यू टू the reason is that the intensity of central maxima is due to constructive interference of wavelets from all the parts of slit. The secondary maxima is due to contribution of wavelets from 1/3 part of slit, and the secondary maxima is due to the contribution of wavelet from 1/5 part, and so on. Hence the intensity decreases. मैंने बताया ब्राइट में क्या होगा, थर्ड पार्ट का खाली कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि दो पार्ट तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर देंगे। 5λ/2 वाले में फिफ्थ पार्ट का होगा, 7λ/2 वाले में सेवंथ पार्ट का ही होगा, तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी कम आएगी। तो ये भी आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाई द इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा डिक्रीजेस विद द ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। क्लियर। सो व्हाट इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये देखो जो आपकी बुक में डायग्राम बना होगा वो ऐसे डायग्राम बना होगा एक ही, ठीक है। एक बार ये 0 एंगल पे सेंटर और किसी थीटा एंगल पे सपोज यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो इसका विड्थ निकालना है, विड्थ कितना होगा इसका, इसका विड्थ निकालने के लिए हम एंगुलर विड्थ से निकाल सकते हैं। इसका एंगुलर विड्थ कितना होगा, तो सपोज ये थीटा एंगल है, क्लियर। ये यहाँ पर ये जो एंगल है दैट इज थीटा। मैंने ये वाला ट्राइंगल ले लिया CPO, जो CPO ट्राइंगल लूंगा, सपोज ये थीटा एंगल है, तो tan थीटा कितना होगा, y/d, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट थीटा, और थीटा स्मॉल है तो थीटा इज वेरी टेंजेंट थीटा इज वेरी नियरली इक्वल टू थीटा, दैट इज y1/d। क्लियर। और दूसरा जो पाथ डिफरेंस है d sin थीटा, वो कितना है, अगर यहाँ डार्क फ्रिंज बनती है पहली तो कितना होता है लैम्डा, तो थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा की जगह थीटा लिख देते हैं। तो ये भी θ1 ये भी θ1, दोनों को इक्वल करेंगे तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ गई, y1 की, मतलब सेंटर से पहले इधर डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस आ गया dλ/2। अब जितना डिस्टेंस इधर है, जितना डिस्टेंस इस साइड है उतना ही डिस्टेंस दूसरी साइड होगा, जितना डिस्टेंस इस साइड है उतना ही तो डिस्टेंस यहाँ भी होगा ना। इधर यहाँ कहीं भी P पॉइंट बनेगा, ये यहाँ कोई भी P पॉइंट बनेगा ना, जितना डिस्टेंस इस साइड है उतना डिस्टेंस यहाँ भी तो होगा। तो टोटल कितनी विड्थ होगी सेंट्रल मैक्सिमा की, ये होगी टोटल विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ, जिसको हम बीटा से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर। जितना इधर है उतना ही इस साइड होगा। तो कितनी विड्थ होगी मैक्सिमा की, सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होगी दैट इज इसका डबल, जो ये dλ/d आया था इसका ट्वाइस, ये जो पूरी बीटा विड्थ है y और y, बहुत इजी है निकालना। तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी होगी 2dλ/d, ठीक है। इंटरफेरेंस में क्या आई थी dλ/d आई थी, यहाँ क्या आएगी सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ इज 2dλ/d। इंटरफेरेंस में तो पूरी सारी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की एक जैसी विड्थ थी, बट यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है, उसके बाद विड्थ क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। क्लियर। तो आपके बुक्स में ये ऐसा डायग्राम बना होगा, और आपको एग्जाम में भी सिंपल एक डायग्राम बना के भी, ये डायग्राम बना के भी आप समझा सकते हो डिफ्रैक्शन के बारे में, और उसकी पोजीशंस बता सकते हो। क्लियर। सो डिफ्रैक्शन था ये, हमने डिफ्रैक्शन में डिफरेंस पढ़ना है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में, ये डिफरेंस है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। सो 1 बाय 1 हम इसके डिफरेंस को देखते हैं। सो फर्स्ट डिफरेंस इज interference is due to the superposition of two different wave trains coming from the coherent sources। आप सबको पता है इंटरफेरेंस क्या है, बेसिकली सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव ट्रेन्स फ्रॉम टू सोर्सेज दैट आर कोहेरेंट। बट डिफ्रैक्शन में क्या था, एक ही स्लिट थी, पर एक ही स्लिट में जो वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट, उसके बीच में बहुत सारे वेवलेट्स थे जिसके बीच में हमने इंटरफेरेंस पढ़ा, दैट इज डिफ्रैक्शन। यही पढ़ा ना हमने। डिफ्रैक्शन इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम वेव फ्रंट, ठीक है ना। सुपरपोजिशन तो है सेकेंडरी वेवलेट्स का, पर डिफरेंट सेम वेव फ्रंट के ही अलग अलग वेवलेट्स हैं, वो जो 12 वेवलेट्स पड़े हैं, ठीक है ना। वो मैंने 12 बनाए हैं, आप कितने भी बना सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर। सेकेंड डिफरेंस क्या है, वहां सारी ब्राइट और डार्क फ्रिंज इक्वल विड्थ की बनती थी, बट यहाँ क्या है, सेंट्रल फ्रिंज की जो विड्थ है वो ट्वाइस है किन विड्थ से, जो सेकेंडरी मैक्सिमास की विड्थ है, डबल होती है ऑलमोस्ट, ठीक है। और वो सारी फ्रिंजेस क्या हैं, वेरिंग इंटेंसिटीज की होती हैं, वेरिंग विड्थ होती है, मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी डिक्रीज होती रहती है, मतलब फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होती रहती है। बट इंटरफेरेंस में क्या था, इक्वल फ्रिंज विड्थ थी, यही पढ़ा था हमने। थर्ड क्या है, वही इक्वल विड्थ थी, सारी फ्रिंज सेम इंटेंसिटी की हैं,
बट यहाँ इंटेंसिटी जैसे जैसे हम जाते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, तो फ्रिंज विड्थ धीरे धीरे डिक्रीज होती रहती। क्यों? मैंने बताया आपको थर्ड पार्ट, फिफ्थ पार्ट 5 लैम्डा बाय 2 में, सेवंथ पार्ट, तो धीरे धीरे बस वही कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो अपने आप इंटेंसिटी कम होगी। क्लियर? और नेक्स्ट क्या है, देयर इज अ गुड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। इंटरफेरेंस में क्या ब्राइट और डार्क फ्रिंज अलग अलग दिखती हैं, बट डिफ्रैक्शन बहुत मुश्किल से, ऑलमोस्ट एक दूसरे में ओवरलैप दिखती हैं, बहुत कम डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखता है। क्लियर? डिफ्रैक्शन पैटर्न मतलब अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड्स तो बनते हैं इसमें, बट एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है, उसके बाद डार्क बनती है दोनों तरफ, फिर ब्राइट बनती है बट वो कम इंटेंसिटी की होती है, छोटे विड्थ की होती है। ठीक है, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे कम ज्यादा इंटेंसिटी की होती है। क्लियर? सो ये क्या है मेरे पास, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में कुछ डिफरेंस था। ठीक है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में मेरे पास कुछ डिफरेंस है। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या चीज है, अब जो मैंने बोला अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड, जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखाया था आपको, बिल्कुल स्टार्टिंग में चलते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था ना, ये देखो, ये दिखाना चाह रहा था, ये अल्टरनेटिवली ब्राइट और बन रहा था ना सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फिर यहाँ पर लाइट लाइट होता जा रहा है और आखिरी में खत्म हो जाता है ओवरलैप। ठीक है, तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न अब समझ आया जो मैंने बोला। जो सेंट्रल फ्रिंज है मैक्सिमम इंटेंसिटी और विड्थ देखो इसकी डबल है, विड्थ ज्यादा है, फिर डार्क बैंड दोनों तरफ, फिर ये रेड कलर में थोड़ा सा ब्राइट बैंड, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, देन फिर डार्क बैंड, फिर सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमम, फिर डार्क और आगे जाके ओवरलैप कर देता है। ऐसे ही जब सर्कुलर हो होता है तो सर्कुलर फ्रिंजेस भी बनती हैं। ठीक है, ये तो रेक्टेंगुलर है ना, सर्कुलर, तो क्या है, सेंट्रल फ्रिंज डार्क बनी रेड कलर में। ठीक है, सेंट्रल फ्रिंज कैसी बनी, यहाँ डार्क बनी, उसके बाद यहाँ डार्क बनी, उसके बाद ये फिर सॉरी ब्राइट बनी, फिर ये ब्लैक सा दिख रहा है डार्क, फिर ब्राइट पर कम इंटेंसिटी। क्लियर? तो यही है डिफ्रैक्शन पैटर्न जो मैंने इनिशियली बताया था। सो यहाँ पर हम डिफ्रैक्शन अपना खत्म करते हैं। पोजीशन मैक्सिमा मिनिमा का पढ़ा हमने, इंटेंसिटी का कर्व पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैक्सिमा बनेंगे बाकी जगह मिनिमा बनेगा, क्यों इंटेंसिटी कम होती है उसके बारे में पढ़ा। विड्थ पढ़ी हमने, विड्थ कितनी होती है। हाँ, विड्थ में एक और बात, ये देखो विड्थ जो है ये स्मॉल डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जो विड्थ है ये स्मॉल डी के स्लिट विड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब स्लिट विड्थ बहुत बड़ी हो जाएगी तो फ्रिंज विड्थ बहुत कम हो जाएगी, मतलब ऑलमोस्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न लूज हो जाता है, तो कंपेरेबल होनी चाहिए टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंट वी हैव स्टडीड एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। ये मेरे को इंटरनेट पे अच्छी लगी थी एक पिक्चर, तो मैंने यहाँ पर लगा रखी है। दिस इज नथिंग टू डू विद योर सिलेबस, दिस इज बेसिकली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोमेना इन ऑप्टिक्स, transmission, reflection, refraction, diffraction, absorption, scattering. So this is all about today and this is all about wave optics. Thank you.